नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर गौर करेंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार आखिर इतिहास आगे बढ़ता कैसे है? चलिए इसे समझते हैं। तो सोचिए जरा, क्या इतिहास बस एवं ही एक के बाद एक होने वाली घटनाओं का नाम है, या फिर इसके पीछे कोई पैटर्न है, कोई लॉजिक? चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। कार्ल मार्क्स के पास इसका एक अहम जवाब था। उनका मानना था कि इतिहास को एक बहुत ही पावरफुल इंजन चलाता है, और वो इंजन है आर्थिक संघर्ष, यानी इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब ये इंजन बना कैसे है? इसके ना दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। पहला है मोड ऑफ प्रोडक्शन, सीधे शब्दों में समाज चीजें बनाता कैसे है, उसके पास क्या टूल्स हैं, कैसी टेक्नोलॉजी है। और दूसरा हिस्सा है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि समाज का पूरा ढांचा कैसा है, कौन चीजों का मालिक है और कौन उनके लिए काम कर रहा है। तो मार्क्स का असली पॉइंट ये है कि जब भी इन दो हिस्सों के बीच, यानी हम चीजें कैसे बनाते हैं और उन्हें कंट्रोल कौन करता है, इनके बीच टकराव होता है, एक क्लैश होता है, तभी समाज एक नए दौर में, एक नए स्टेज में चला जाता है। बस यही है इतिहास का आगे बढ़ना। और उनके हिसाब से इंसानी समाज अब तक ऐसी 5 स्टेजेस से या तो गुजर चुका है या गुजरने वाला है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, पहले समाज कैसे थे। सबसे पहला स्टेज है द प्रिमिटिव कम्युनल स्टेज। इसे हम आदिम सामूहिक दौर भी कह सकते हैं। इस दौर की सबसे खास बात, यहाँ कोई मालिक नौकर वाला सिस्टम नहीं था। जो कुछ भी था वो सबका था, पूरी कम्युनिटी का। सब लोग मिलजुल कर काम करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। पर फिर इंसान ने आग, खेती, मेटल के टूल्स, ऐसी चीजें इजाद की। इससे क्या हुआ? उत्पादन बढ़ गया, इतना कि जरूरत से ज्यादा, यानी सरप्लस अनाज पैदा होने लगा। और बस यहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया पैदा हुआ, और इसी ने शोषण और अगले स्टेज की जमीन तैयार कर दी। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं दूसरी स्टेज पर, द स्लेव स्टेज, यानी गुलामी का दौर। यहाँ समाज साफ साफ दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे मालिक, स्लेव ओनर्स, और दूसरी तरफ गुलाम। मालिक ना सिर्फ जमीन और औजारों के, बल्कि दूसरे इंसानों के भी मालिक थे। सोचिए, गुलाम उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, बिल्कुल किसी सामान की तरह। हाँ, इस दौर में सिंचाई और शहर निर्माण जैसी तरक्की जरूर हुई, लेकिन गुलामों पर अत्याचार इतना बढ़ गया कि आखिरकार उन्होंने विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह, ये सिर्फ एक सिस्टम का अंत नहीं था, बल्कि आने वाले नए सिस्टम का बीज था। तो देखा आपने, एक सिस्टम का टूटना ही दूसरे सिस्टम को जन्म देता है, और अब शुरू होता है नए संघर्षों का एक नया दौर। गुलामी के दौर के बाद आता है तीसरा स्टेज, द फ्यूडल स्टेज, जिसे हम सामंतवाद का दौर कहते हैं। अब इस सिस्टम में रूलिंग क्लास बदल गई। यहाँ थे फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी जमींदार जो सारी जमीन के मालिक थे, और उनकी जमीन पर काम करते थे सर्फ्स, मतलब ऐसे किसान जो एक तरह से जमीन से बंधे हुए थे। इस दौर में भी खेती में नई नई टेक्नोलॉजी आई, साथ ही शहरों में छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स खुलने लगी। और इससे क्या हुआ? एक नया संघर्ष पैदा हुआ, जमींदारों और इन नए शहरी कारीगरों के बीच। और यही संघर्ष हमें सीधा ले आता है चौथे स्टेज पर, द कैपिटलिस्ट स्टेज, यानी पूंजीवादी दौर। ये वही दुनिया थी जिसे मार्क्स ने अपनी आंखों से देखा और एनालाइज किया। यहाँ रूलिंग क्लास है कैपिटलिस्ट, जिसे मार्क्स ने एक नाम दिया बोर्जवाजी। ये लोग फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन की हर चीज के मालिक हैं। और जो वर्किंग क्लास है, यानी मजदूर, उसे मार्क्स ने कहा प्रोलेटेरिएट। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत बेचने के लिए टेक्निकली आज़ाद हैं। और यहीं पर मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक वर्कर दिन में जितना काम करता है, उसका एक हिस्सा उसकी सैलरी के बराबर होता है, लेकिन बाकी का सारा काम वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए करता है। यही जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, वही कैपिटलिस्ट का मुनाफा है। और ये कॉन्सेप्ट आज भी, आप सोचिए, मिनिमम वेज और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की हर बहस में सुनने को मिलता है। लेकिन मार्क्स कहते हैं इस सिस्टम के अंदर ही इसकी बर्बादी का बीज छिपा है। कैसे? देखिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मालिक क्या करते हैं? वर्कर्स को हटाकर मशीनें ले आते हैं। इससे मास अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, जिसे मार्क्स ने इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कहा। मतलब बेरोजगारों की एक ऐसी फौज जो कम से कम सैलरी पर काम करने को तैयार है। पर इसका एक उल्टा असर भी होता है। जब वर्कर्स ही कम होंगे तो सरप्लस वैल्यू कहाँ से आएगी? और जब सरप्लस वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट भी गिरेगा, और इससे क्लास स्ट्रगल और भी तेज हो जाता है।
तो सवाल उठता है कि इस क्लास स्ट्रगल का अंजाम क्या होगा। मार्क्स के लिए इसका जवाब साफ था। इसके बाद आएगा इतिहास का आखिरी स्टेज। और वो स्टेज है सोशलिज्म या कम्युनिज्म का दौर। मार्क्स की प्रेडिक्शन के मुताबिक ये स्टेज मजदूरों की एक क्रांति के बाद आएगा। यहाँ फैक्ट्रीज, जमीन, सब कुछ किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समाज का होगा। कोई क्लास नहीं होगी, ना कोई शोषण करने वाला, ना कोई शोषित होने वाला। और इसका सबसे बड़ा उसूल होगा, हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेगा और हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से मिलेगा। पर क्या इतिहास को समझने का यही एक तरीका है? बिल्कुल नहीं। चलिए इसकी तुलना एक दूसरी मशहूर थ्योरी से करके देखते हैं। तो देखिए, जहां मार्क्स कहते हैं कि इतिहास क्लास स्ट्रगल यानी क्रांति से आगे बढ़ता है, जहां एक सिस्टम टूटता है तभी दूसरा पैदा होता है, वहीं वॉल टॉल्स्टॉय जैसे दूसरे थिंकर्स इसे एक शांत एवोल्यूशनरी प्रोसेस मानते हैं। उनके लिए समाज एक पौधे की तरह है जो धीरे धीरे शांति से ग्रो करता है, ना कि टकराव और हिंसा से। दोनों ही हिस्ट्री को स्टेजेस में देखते हैं, लेकिन उसको चलाने वाले इंजन को बिल्कुल अलग तरीके से समझते हैं। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छूट जाते हैं। क्या मार्क्स का वो इतिहास का इंजन, यानी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और उसके फ़ायदे पे कंट्रोल किसका है, इसके बीच का संघर्ष, क्या वो इंजन आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।